नमस्कार दोस्तों, आज इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है, जिसे सुनकर आप सच में परेशान और हैरान होने वाले हैं। आप भारत के केरल के कोझिकोड का ये जो मामला है, इसमें कोझिकोड में एक घर होता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं सामने। इस घर में 2002 से लेकर 2016 तक ऐसा मौत का खेल चलाया जाता है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। 14 साल में इस घर में रह रहे थॉमस परिवार के 6 सदस्यों की बारी बारी से मौत हो जाती है और इस कहानी को उतना ही ज़्यादा पेचीदा बना देती है। 14 साल में मरे इन 6 सदस्यों की कब्र को दोबारा से खोदा जाता है, जिसमें एक 2 साल की बच्ची की भी कब्र होती है। जब इन कब्रों को खोदकर बाहर निकाला जाता है तो ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको सारी दास्तां। दरअसल कहानी है भारत के केरल के कोझिकोड की। केरल में कोझिकोड होता है, वहाँ पर एक चर्च के सामने एक पुराना सा कब्रिस्तान होता है। 4 अक्टूबर 2019 की एक सुबह थी, जहाँ केरल पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ तमाम मजदूरों के साथ इस कब्रिस्तान में पहुँच जाती है और पुलिस के साथ एक विटनेस यानी कि एक व्यक्ति था जो कब्रों की ओर इशारा कर रहा था और वो बता रहा था कि ये किसी के घर की सदस्य की जो कब्रें हैं वो उन्हें बता रहा था और वो सारी जो कब्रें हैं वो खुदवा रहा था। चलिए आगे पता करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसे देखकर बाकी सब लोग हैरान भी थे कि वो किसी कब्र को क्यों खुदवा रहा है। उस कब्रिस्तान में 6 कब्रों की पहचान कर ली जाती है जो कि कोझिकोड के थॉमस परिवार के सदस्य थे। अब तक शमशान घाट में लोगों की भीड़ लग चुकी थी। लोग भी इसे सोचकर हैरान थे, इतनी पुरानी कब्रों को क्यों निकाला जा रहा है। फिर कुछ कब्रों को मिट्टी से हटाना शुरू करते हैं और कब्र के ऊपर लगी जो सिलियाँ होती हैं उसे हटाया जाता है। अब वहाँ पर कैमरामैन और बाकी सब जो भी रिपोर्टर थे सब मौजूद होते हैं उस कब्रिस्तान में खड़े लोगों के मन में अजीब से डर का माहौल बना हुआ था। तभी सबसे पहले जो कब्र खोदी गई वो थी 17 साल पुरानी थॉमस परिवार की 59 साल की अनम्मा थॉमस की, जिसको 17 साल पहले दफनाया गया था। तो दोस्तों, जब इस कब्र को खोदा गया तो इसमें से निकलती है एक पूरी तरह से सड़ी हुई लाश जो कंकाल बन चुकी थी। दूसरी कब्र खोदी जाती है एक 11 साल पुराने टॉम थॉमस की, जो कि अनम्मा का पति था। पहली 2 कब्रें इन दोनों पति पत्नी की होती हैं। अब आगे इन दोनों में उम्र का अब कुछ फर्क होता है। अब जो तीसरी कब्र होती है उसे खोदा जाता है जो कि 8 साल पुरानी होती है और जो कब्र खोदी जाती है वो होती है टॉम थॉमस की और अनम्मा थॉमस के बड़े बेटे रॉय थॉमस की। और अब तक माँ बाप और बेटे की लाश मिल चुकी थी। जो चौथी कब्र होती है वो कब्र अब खोदी जा रही है और उस चौथी कब्र में 5 साल पुरानी और ये डेड बॉडी थी अनम्मा के भाई मैथ्यू की। और अब अगली जो लाश खोदी गई वो है एक 2 साल की मासूम सी बच्ची अल्फाइन की, जिसकी मौत 2014 में हुई थी। इसके बाद आखिरी कब्र को खोदा गया जो थी उस बच्ची की माँ सिली की, जिसने 2016 में दफनाया गया था। दरअसल सिली टॉम थॉमस के भाई के बेटे साजू की पत्नी थी और 2 साल की बच्ची अल्फाइन इन्हीं दोनों की बच्ची थी। अब पुलिस कब्रिस्तान से इन लाशों को फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेज देती है, ये जानने के लिए कि इनकी मौत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी
तो जब इन लाशों की जांच की गई तो जो कहानी सबके सामने आई, उसने वहां आसपास के सभी लोगों को और इस परिवार में मौजूद जो लोग थे उनको बकायदा इस पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि भारत में ऐसी घटना पहली बार हुई थी। और जो कहानी सामने आई थी वो कुछ इस तरह से थी कि 2002 में इस घर में थॉमस परिवार बड़ी खुशहाली से रहता था। घर में टॉम थॉमस और अनम्मा थॉमस दोनों पति पत्नी रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, अच्छा घर था और इस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे। अनम्मा और टॉम थॉमस के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था रोजो थॉमस और दूसरे का नाम था रॉय थॉमस। रोजो थॉमस अमेरिका में रहता था और रॉय थॉमस अपनी पत्नी जोली के साथ इसी घर में रहता था। रॉय और रोजो के मामा मैथ्यू भी यहीं रहते थे, जो कि अनम्मा के भाई थे। और इनके घर में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था सजू थॉमस, जो था टॉम थॉमस के भाई का लड़का। सजू अपनी पत्नी सिली और 2 साल की बच्ची के साथ रहता था। फिर उसके बाद 22 सितंबर 2002 को इस घर में वो दिन आता है जिसके बाद मौत का सिलसिला नहीं रुकता है। अनम्मा बिल्कुल स्वस्थ बैठी हुई थी, तभी उसे बेचैनी होने लगती है और वे चक्कर खाकर गिर जाती हैं। जब अनम्मा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स ने अनम्मा को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सभी लोगों को लगा कि ये हार्ट अटैक था और अनम्मा का बिना पोस्टमार्टम किए लाश को दफना दिया जाता है, क्योंकि अभी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जिससे ये लगे कि ये मौत नहीं कत्ल है। लेकिन इसके बाद 6 साल के बाद 26 दिसंबर 2008 को टॉम थॉमस भी सेम ऐसी ही कंडीशन में भगवान को प्यारे हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इनका भी ऐसा ही लगा जैसे दिल का दौरा पड़ा हो। इनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। लेकिन 3 अक्टूबर 2011 में मौत हुई रॉय थॉमस की, जिस मौत ने एक बहुत बड़ा शक पैदा कर दिया। लेकिन यह शक सबके मन में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अनम्मा के भाई यानी मरने वाले जो रॉय थॉमस हैं उनके मामा को ही ये अजीब लगा। लेकिन इस बात पर किसी और ने ध्यान भी नहीं दिया। और ये बात ये थी कि रॉय थॉमस की मौत में और बाकी सब मौत में सबसे कॉमन बात जो रही वो ये थी कि मरने वालों के मुंह से अजीब तरीके से झाग आ जाते थे, जो ये देखकर अनम्मा के भाई को शक हुआ और बड़ा अजीब लगा। और मैथ्यू का शक जो है कहीं ना कहीं सच साबित हो भी जाता है। उसके बाद मामा मैथ्यू और रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवाने पर अट जाते हैं, लेकिन जो घर वाले होते हैं वो मना कर देते हैं। रॉय थॉमस की जो पत्नी होती है जोली, वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है जिससे पोस्टमार्टम करवाया जाए। मामा मैथ्यू जोली का दुख समझ सकते थे। अक्सर कुछ महिलाएं अपने घर के सदस्य के पोस्टमार्टम से मना ही कर देती हैं, लेकिन जो मामा मैथ्यू होते हैं वो जिद करते हैं, रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवा देते हैं। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वो हैरान करने वाली थी। रॉय थॉमस के शरीर में जहर मिलता है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि जहर शरीर में खुद बन गया या किसी ने दिया है, जिस कारण से जानकारी के अभाव में आधी अधूरी रिपोर्ट के कारण केस को यहीं रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन इसके 3 साल के बाद 24 अप्रैल 2014 को इस घर में एक और मौत होती है, और वो मौत किसी और की नहीं बल्कि मामा मैथ्यू की होती है, जिसको बाकी मौतों पर शक था। और इनकी भी मौत मुंह में झाग आकर जी घबराकर हो जाती है, लेकिन इनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता है। जब इस घर में 4 मौतें हो जाती हैं तो लोगों को अजीब सा वहम होने लगता है। आसपास के लोग इस घर से दूर से निकला करते और इसके बाद
लोगों को डर लगने लगा कि एक ही घर में इतनी सारी मौतें अचानक से कैसे हो जाती हैं। उसके बाद आती है 3 मई 2014। इस घर में फिर एक और मौत होती है, और वो जो मौत होती है वो किसी और की नहीं बल्कि उस प्यारी सी नन्ही सी 2 साल की बच्ची अल्फाइन की होती है, जिसका पानी पीते पीते अचानक से सांस अटक जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस मासूम की मौत ने लोगों को सबसे ज़्यादा सदमे में डाल दिया। और अब 11 जनवरी 2016 को जो मौत हुई वो मौत होती है साजू की पत्नी और इस बच्ची की माँ सिली की। इसके बाद सिली को भी उन 5 लाशों के साथ कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। और अब इस घर में बची थी रॉय की पत्नी जोली और सिली का पति साजू। और अब लोगों को इनकी भी चिंता होने लगी कि ये दोनों भी ऐसे ही ना मारे जाएं। लेकिन 2017 में एक ऐसा वाक़या सामने आता है जिसने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया था। इस केस में 2017 में रॉय की पत्नी जोली और साजू शादी कर लेते हैं। और जब इन्होंने शादी की तो टॉम के छोटे भाई रोजो को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि घर में 1 साल पहले ही अभी मौत हुई थी। अभी भाभी शादी कर रही है। रोजो अपने शक के चलते अमेरिका से भारत आ जाता है और पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। लेकिन पुलिस को लगता है कि बिना सबूत के इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। तो रोजो अपने भाई की रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है कि अगर ये मौत नेचुरल है तो इसके शरीर में जहर कैसे आया। तो पुलिस को लगा कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो फिर पुलिस कुछ सबूत इकट्ठा करती है और इसके बाद जब पुलिस घर की तलाशी ले रही थी तो उनके घर की रसोई से एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे देखकर पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल पुलिस को एक बोतल मिलती है जिसमें साइनाइड था। और साइनाइड एक ऐसा जहर होता है जिसे अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिनों तक ही दिया जाए तो उसकी मौत ऐसे होती है जैसे नेचुरल मौत होती है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उन लाशों को कब्रों से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चलता है कि सभी को कई सालों तक यही साइनाइड जहर दिया गया था। धीरे धीरे इनके अंदर का शरीर ख़त्म हो गया था। इनका अंदर का जो शरीर है वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद पुलिस अब सारी जो वाक़या है, जो दास्तां है, वो समझ जाती है और पुलिस को बिल्कुल पक्का शक हो जाता है घर में रह रही उन 2 सदस्यों पर। उसके बाद घर की जो बहू होती है जोली पर, जोली को पकड़ा जाता है। और पहले जोली कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जोली कबूल कर लेती है और कहती है कि उसने कई सालों से साइनाइड घर की रसोई में रखा हुआ था और जब किसी को मारना होता तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसके खाने में मिला देती, क्योंकि अगर मैं जहर अचानक से किसी को दे देती तो शक हो जाता। फिर उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने ससुर को इसलिए मारा क्योंकि वह जायदाद हड़पना चाहती थी, और अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि वो शुरू से ही गुड लुकिंग हैंडसम पति चाहती थी, लेकिन उसे मिल नहीं पाया, जिस कारण उसने रॉय को मार दिया। और मामा मैथ्यू को इसलिए मारा क्योंकि मामा मैथ्यू जो ये सारा खेल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ चुके थे। और जब पुलिस ने पूछा कि आखिर उस माँ और उस 2 साल की बच्ची को क्यों मारा, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तो जोली बताती है कि जो साजू की पत्नी है और बेटी से बेहद प्यार करता था, अगर वो उन्हें नहीं मारती तो जो साजू है उससे शादी नहीं करता। और उसके बाद पुलिस सोचती है ये कैसी औरत है जिसने अपने लालच के चक्कर में पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और एक छोटी सी नन्ही सी जान को भी नहीं बख्शा। उसके बाद उससे पूछताछ में पता लगाया जाता है कि जो ये साइनाइड है उसे कहाँ से मिलता है, उसे कौन ला के देता है। उसके बाद उन 2 लोगों को भी पकड़ लिया जाता है जो सुनार की दुकान से उस जोली को जहर ला कर देते थे, और जोली के जो दूसरे पति हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इसमें उसका कोई हाथ नहीं होता। मगर पुलिस अब भी जांच में जुटी हुई है और पूरी कोशिश कर रही है कि गुनहगार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आपका इस